हम्म। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष, जिन्होंने दिसंबर 2024 में CSR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करा है विद JRF AIR 187। तो आज इनसे हम जानेंगे कि इनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने क्या फॉलो करी है और इतना अच्छा रैंक जो है इनका, ठीक है, कितनी मेहनत इन्होंने करी है और आप लोगों के लिए क्या टिप्स ये देने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मनीष, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स को आप दीजिए। I am Manesh. I am from Delhi. I have done my master's in biotechnology from Delhi University and graduations from DU. Right now, I am doing PhD from Navi Mohali. ओके। सो मनीष, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम को टारगेट किया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, लाइक जैसे मैंने मास्टर्स में जब एडमिशन लिया था, तो मतलब उसी टाइम से मैंने मतलब सोच लिया था कि हाँ मैं PhD करूँगा, तो मेरे को CSR की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने मास्टर्स में जब मैंने एडमिशन लिया था तभी मैंने इसका एंट्रेंस दिया था, देखने के लिए कि हाँ लाइक किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस साल भी मेरा लाइक 0.5 से रह गया था। तो उसके बाद में मैंने 2 साल मतलब पूरी मास्टर्स में एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर मैंने फिर दोबारा एक और अटेम्प्ट दिया था मैंने आफ्टर क्वालिफाई मतलब आफ्टर पास मास्टर पास आउट। तब मेरा उस साल नहीं हुआ था क्योंकि लाइक मेरे अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह नहीं हो पाई थी। रिवीजन वगैरह अच्छे से मतलब उस तरह अच्छे से नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। बट जिस साल मेरा हुआ, मैंने मतलब लाइक आई फाइंड आउट कि हाँ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मैंने लाइक इन 24 में लाइक आई स्टार्टेड आई स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन रिविजन्स एंड प्रैक्टिसिंग। तो मैंने वो अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट किया। और जितने भी क्विज वगैरह होती थी या भी यूट्यूब पे फ्री लेसन्स वगैरह देते थे वो अटेंड करे थे। अच्छे से मतलब सारी चीज़ें टिप्स पे करी है मैंने अच्छे से। ओके। हाँ। सो आपने आप हमें बताएंगे कि आपने CSR नेट के लिए कितनी यूनिट्स जो थी वो टारगेट करी थी। हम्म। मैंने मोस्टली मतलब लाइक बायोडाइवर्सिटी और एक और यूनिट थी उसको छोड़ के मतलब लाइक अराउंड 10 यूनिट तो मैंने टारगेट की थी अच्छे से, जो ओके। मैं अच्छे से पढ़ के गया था। ओके मनीष, आपकी क्या हेल्दी रूटीन थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? सो आप कह रहे हैं कि जो मिनिमम आपको इस एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम आपको लगा था और आपकी रूटीन क्या थी जो आपने फॉलो करी थी फॉर दिस एग्जामिनेशन? लाइक मतलब काफ़ी टाइम मैंने मतलब एग्जाम से पहले 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस के साथ थोड़ा अच्छे से लाइक जितना मैक्सिमम टाइम होता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं रहा था, मास्टर्स में कंप्लीट हो गई थी। तो मैं मोस्टली मतलब टाइम जब भी मैं फ्री होता मतलब मोस्टली सारा टाइम पढ़ता ही था, सोने फोने के अलावा। तो मतलब पूरे दिन जितना भी हो सकता था उस या यूट्यूब से वीडियो देख लिए या प्रैक्टिस कर ली या जो पढ़ा हुआ था उसे रिवाइज कर लिया, ये होता था। फिर आपके मतलब आपने पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली, आपको लाइक जो मतलब आपको चीज़ें टिप्स तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये जो होता है कि लाइक मैं पढ़ लेता था लेकिन मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती थी एग्जाम्स में। हम्म। उसका कारण ये था कि मैं रिवीजन नहीं करता था अच्छे से। तो हम्म। मेरे को ऐसा लगता था हाँ ये भी मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। तो मैं उस पर टिक कर देता हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, बट वो हम्म। रॉन्ग हो जाते थे हम्म। क्योंकि मैंने उसे एक अच्छे से लाइक अच्छे से मतलब मेरे माइंड में अच्छे से नहीं रहता था, या अच्छे से याद नहीं रहता था या अच्छे से मेमोराइज नहीं रहती थी चीज़ें। हम्म। उसकी उन चीज़ों को देख के मैंने फिर जो लाइक मैंने जो 24 में दिया था, तो चीज़ें सारी अच्छे से टिप्स पे करके अच्छे से याद करके और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करे जो मेरे को अच्छे से आते थे 100%, जिसमें मेरे को हाँ श्योरिटी कि हाँ मैं करेक्ट करूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने टिक किया है, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस को किया है। यानी कि एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करते हो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, राइट? सो हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हम्म। नेगेटिव मार्किंग थी उसको आपने मिनिमाइज करा, अपने जो कॉन्सेप्ट थे उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, रिवीजन आपने अच्छे से करा और एट द एंड आपको क्वालिफिकेशन मिला। सो नाइस टू हेयर दैट, ठीक है। सो हम्म। आपके जो फर्दर आप करियर गोल्स है, आप क्या करना चाहते हैं? लाइक यू हैव सेड यू हैव एनरोल्ड इन PhD, सो उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो 5 ईयर से PhD नहीं, तो PhD करनी है। उसके मतलब पोस्ट वगैरह मतलब पोस्ट का सोचा है मैंने, या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह।
ओके बट अभी तो मेनली फोकस पीएचडी पे है, अगर पीएचडी अच्छे से गुजरेगी तो देखते हैं फिर। सो आप क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो अभी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है तो जो भी स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं सो उनके लिए क्या एक आप इम्पॉर्टेंट मैसेज उनको देना चाहते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स उनको देना चाहते हैं कि जिसको फॉलो करके वो भी अपने एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर पाएँ? ओके, फर्स्टली लाइक जितनी आपने यूनिट्स करी हुई है, क्योंकि अभी जून में एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपने जितनी भी यूनिट्स वगैरह की है उनको अच्छे से रिवाइज करो, सारी चीज़ें टिप्स पे कर लो। जो भी आपने पढ़ा है वो एटलीस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। और अभी मतलब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो आप कोई दूसरी यूनिट करो, आप मैनेजमेंट रेदर देन कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, तो जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से चीज़ें टिप्स पे कर लो सारी चीज़ें, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। और ट्राई करो कि मॉक टेस्ट वगैरह दे लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लाइक एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ पेपर्स को सॉल्व करना है। तो एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने दूसरों का सुन के भी लाइक मैंने उनकी भी स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखी है, बट एट द एंड मेरी स्ट्रेटेजी मेरे काम आई थी। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे टाइम डिवाइड करना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको पार्ट ए को, जैसे मैंने मेरे टाइम पे मैंने क्या करा था, लाइक मैंने पार्ट ए को 30 मिनट्स दी थी, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं दिए कि मेरे को 30 मिनट में जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे सिर्फ मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसके उसके एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा उसे। पार्ट बी को मैंने 1 आवर्स दिया, 1 आवर्स में जितने क्वेश्चन मैं कर सकता था उतने किए, और जो बाकी जो रेस्ट टाइम जो बाकी का टाइम बचा था वो मैंने पार्ट सी को दिया। तो ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मेरे को किस पार्ट को कितना टाइम देना है, और ताकि मतलब एट द टाइम, जैसे हम किसी को जैसे आप पार्ट ए में ही 1 घंटा दे रहे हो तो और पार्ट्स के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। पार्ट सी के लिए क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो आपको रीड करने में टाइम लग जाता है, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग एग्जाम्स, वरना आप लाइक प्रेशर भी आ जाता है, फिर प्रेशर आएगा तो आप गड़बड़ मतलब गलती करके आते हो। तो टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। ओके। सो रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, राइट, या फिर वो कोई यूनिट कंप्लीट करते हम्म, हैं, फिर उसका रिवीजन नहीं करते कि रिवीजन हम एट द एंड में करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, तो अभी जो है हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये like अगर आपने जैसे एक यूनिट किया और उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो पीवाईक्यूज वगैरह या जितने भी उसके क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम्स दे सकते हो, तो वो बेटर है कि आपने जैसे पढ़ा उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लिए, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। आपने एक यूनिट पढ़ी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या एक टॉपिक, उस यूनिट का एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक वो सॉल्व कर लिए। इससे आपका रिवीजन भी होता रहता है, और ये मतलब सही है। उसके मतलब आपने उस टाइम पे पढ़ा ही होता है, तो आपको चीज़ें याद भी रहती है, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हो, क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है उस टाइम पे। क्या होता है, जैसे आपने पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली है, तो एक तो यूनिट छोटी नहीं होती, काफ़ी बड़ी होती है, तो चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, राइट। तो उसके लिए अगर साथ साथ क्वेश्चन करते हैं तो ये बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने भी ऐसे ही किया है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो साथ के साथ, ताकि यानी फिर बाद में बर्डन भी फील नहीं होता ना, कि फिर सारी यूनिट को सॉल्व करोगे आप बैठ के, तो वो थोड़ा फिर बोरिंग सा भी लगता है कभी कभी। यानी साथ कि साथ जब आप पढ़ते रहोगे तो हो जाता है। यानी कि हम्म। टॉपिक के साथ साथ में आपको उसका रिवीजन, साथ में पीवाईक्यू जो है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। और कितने मिनिमम रिवीजन जो है आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार तो करना ही है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 रिविजन मस्ट है आपको, ताकि चीज़ें आपको जब तक टिप्स पे नहीं होगी, आप ही नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, आप कुछ भी करके आओगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो रिविजन तो कंपलसरी है, 3 से 4 बार अच्छे से रिविजन करो, चीज़ें टिप्स पे करो, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। ओके। सो क्या ऐसी मिस्टेक हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान जो है या फिर प्रिपरेशन के दौरान जो है इनको अवॉइड करना चाहिए? एक ये चीज़ कर सकते हो, आपको जैसे एग्जाम पास में आ रहा हो तो कोई नई चीज़ ना, क्योंकि आप जैसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से वो चीज़ें याद नहीं रहती एग्जाम के टाइम पे, तो आप उसके क्वेश्चंस करके आओगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। और एक चीज़ और, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा अच्छे से, तो
लाइक डोंट ट्राई टू डू एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक, मतलब उसको करना ही नहीं है, रीड ही नहीं करना उसको। पेपर में मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको वो क्वेश्चंस रीड करके टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ा है। अच्छा आपको मतलब लगता हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बट वहाँ टाइम ना वेस्ट करें। जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखें वहाँ पर पूरे उसमें। अगर जैसे आप आर्ट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने जो टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस फाइंड करो, वहाँ पर वो ढूंढो। उसके अलावा कोई भी अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसको अटेम्प्ट उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करे, वरना नेगेटिव मार्किंग में जाता है वो। ओके। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? क्या हेल्पफुल रहते हैं या फिर आपको थॉरोली जो है वो हाँ, स्टडी करना चाहिए? आपको साथ अगर आप बना सकते हो नोट्स, शॉर्ट नोट तो सही रहते हैं, क्योंकि जब रिविजन का टाइम आता है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं शॉर्ट नोट्स। आपको रेदर देन पूरी पीडीएफ पढ़ने के बजाय आप जो मेन मेन चीज़ें आपने नोट डाउन की है वो रीड वो देख के सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाती है ऐसे। तो बेटर है कि हाँ आप शॉर्ट नोट बनाओ, और मैं तो सजेस्ट भी करूँगा कि बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने भी बनाए थे और मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं वो, तो आपको बनाने चाहिए। ओके। सो अभी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं आप कहाँ से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं? हाँ, मैं भी अपनी पीएचडी नाविक मौली से कर रहा हूँ। अ, और आप भी मतलब आप लोग भी अगर चाहो तो मतलब यहाँ लाइक यू कैन ट्राई है। काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है अभी। और ये इंस्टीट्यूट में मोस्टली प्लांट से रिलेटेड है, बट मेरा मेरा प्लांट का नहीं है, मेरा एनिमल का थोड़ा, क्योंकि हमारी लैब एनिमल पे काम करती है। तो यस, अगर आपको प्लांट में इंटरेस्ट है तो आप नाभी मोहाली में आ सकते हैं। ओके। काफ़ी तो अच्छा इंस्टीट्यूट। ओके। सो जो भी इंग्लिश भी अच्छी अपकमिंग है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा पीएचडी के बारे में आप बताएंगे किस तरह से आपने प्रिपरेशन करा था इसके इंटरव्यू के लिए, और क्या क्या आपको मुश्किलें आई थी और किस तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए? ओके, फर्स्टली अगर आपने कोई डेजर्टेशन वगैरह करी हुई है तो उसको अच्छे से रीड कर लो। देख लो कि मतलब हाँ उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, चैट कर सकते हो। तो अच्छे से अपनी डेजर्टेशन को अच्छे से, कोई भी ट्रेनिंग वगैरह की है या डेजर्टेशन वगैरह की है उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मोस्टली वो पूछते हैं कि आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की है या डेजर्टेशन वगैरह की है। तो आपने अगर की है तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो मोस्टली उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछेंगे, वरना वो आपसे यूनिट वाइज यूनिट से पूछेंगे। फिर आप फंस जाते हो कि वो किसी भी यूनिट से पूछ सकते हैं। फिर अगर आपने डेजर्टेशन किया, आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके जाओगे और वो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है। जैसे मैंने भी डेजर्टेशन कर रखी थी, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो लाइक मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी अपनी डेजर्टेशन की, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो अच्छा ही गया था मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू, मोस्ट मतलब नहीं जाता अच्छा, क्योंकि आइडिया नहीं होता कैसा क्या होता है। जैसे आपको भी, जैसे सभी को डर रहता है कि हाँ फर्स्ट इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो जैसे जैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए, एक दो इंटरव्यूज़ दिए, मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ ये मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन लिखता था कि हाँ इन्होंने मेरे से ये पूछा, फिर मैं उनके आंसर्स भी देखता था, ताकि नेक्स्ट फिर मतलब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे को पता चल जाएगा हाँ इन्होंने ये पूछना है। और उसके बाद मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए थे। मैं एनआईवी हैदराबाद में भी सिलेक्ट हुआ था, आरसीबी का फर्स्ट इंटरव्यू भी निकाला था मैंने। तो फिर आइडिया हो जाता है कि हाँ आपसे क्या पूछने वाले हैं, और आप कॉन्फिडेंटली आंसर भी कर सकते हो। और ट्राई करो कि जब भी इंटरव्यू दो अच्छे से विद फुल कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो। जो आपको आता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो नहीं आता कोई बात नहीं, बट जो आपको आता है उसको अच्छे से बताओ कि हाँ डरना नहीं है। सो इंटरव्यू के दौरान आपके बेसिक्स का कितना रोल होता है? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के दौरान मतलब इंटरव्यू में आपसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें पूछी जाती है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ के जाना है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैंने जितने भी मैंने अराउंड 10 to 13 इंटरव्यूज दिए होंगे, बट किसी में भी आपसे कोई एडवांस चीज़ नहीं पूछते हैं। वो आपसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछेंगे। केमिस्ट्री में तो पूछेंगे लाइक आपको इसकी मोलेटी निकाल के दिखाओ, आपको एक सोल्यूशन वर्किंग सोल्यूशन बना के दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक काफ़ी बेसिक्स पूछते हैं। लाइक सेंट्रल डोगमा क्या है, मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था। डाइसेक्राइड क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। तो बेसिक चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यूज में। यानी आपके अब बेसिक्स जो हैं अब वो क्लियर होने चाहिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू हाँ में जा रहे बेसिक्स हैं। आपके क्लियर होने चाहिए। हाँ। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप एडवांस की तैयारी करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर ही आपका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो पहले उनको समझ में आ जाता है, तो वहाँ पे आपके हम्म। डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हाँ, हैं। ओके। क्योंकि मैंने और लोगों से पूछे थे तो मोस्टली
बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं वो, बहुत लाइक ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो। सो तो आप पहले अच्छे से बेसिक्स करके जाओ, ज़्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए, और अपनी डेजर्टेशन अच्छे से करो। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक या दो इंटरव्यू अगर उनके क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनसे मतलब वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं उस चीज़ से। तो आपने अभी बताया कि जैसे आपने 10 से 12 इंटरव्यू दिए, यानी कि सबके लिए नॉर्मल चीज़ है, पहली या दूसरी बार में हर किसी का नहीं होता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो फर्स्ट टाइम जब हम देते हैं तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं जाता है। अगर आपके एक दो, मेरे तो स्टार्टिंग के जितने मैंने ऑनलाइन दिए थे मेरे अच्छे नहीं गए थे वो, एक दो ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन में ऐसा ही कभी कुछ इशू हो जाता है, कभी क्या इशू हो जाता है, तो हम ऐसे ही थोड़े वो हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, एक दो आपके खराब जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे सीखो कि हाँ हमने क्या गलतियाँ की है, हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको नोट डाउन करो और उन पर वर्क करो अच्छे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने जाओगे एटलीस्ट आपको उन क्वेश्चंस का आंसर पता होने चाहिए, और जो आपने मिस्टेक की है पिछले इंटरव्यूज प्रीवियस इंटरव्यूज में वो ना हो। लाइक, और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी, अगर आपके पास ARF है तो आप देख, मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपका कोई ना कोई इंटरव्यू निकल ही जाता है एंड में। आप धीरे धीरे जब इंटरव्यू दोगे आपको पता चल जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे, हाँ अब तो मैं निकाल दूंगा कोई सा इंटरव्यू। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एक दो ऐसा ही होता है, थोड़ा आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, चीज़ होगा कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो फिर समझ में आ जाएगा। यानी कि तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यानी कि एक्सपीरियंस जो है और जो कॉन्फिडेंस है बार बार फेलियर से ही आता है, और आपको हर बार अपियर होना पड़ेगा, जिससे आप सीखेंगे और डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो एक फाइनल मैसेज जो आप हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? ऑल द बेस्ट गाइस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से भारती मैम के वीडियोस देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह अच्छे से करो, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है अच्छे से उसको रिवाइज करो। न्यू, अगर अगर कोई भी न्यू चीज़ भी कर रहे हो तो मतलब मैंने देखो कोई मैंने टॉपिक्स देख सकते हो, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से रिवीजन करो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगर नोट्स वोट बना रखे हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो। एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ मॉर्निंग में आज इतना रिवाइज करूँगा, तो डेली का मतलब जब तक एग्जाम है टाइम टेबल बना के अच्छे से डेली रिवाइज भी करो, डेली प्रैक्टिस भी करो, और कोई नया टॉपिक अगर देखना है तो वो भी देख सकते हो, बट रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखो और प्रैक्टिस पे, क्योंकि एट द टाइम मतलब एट द एंड यही चीज़ें काम आएगी आपको। न्यू टॉपिक आप देख सकते हो, बट कोई यूनिट मत करना न्यू इस टाइम पे। आप जैसे अगर ऊपर ऊपर से करके जाओगे तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जितना भी पढ़ा हुआ है अच्छे से उसको रिवाइज करो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कंपलसरी है वो भी करते रहो, ताकि फिर क्योंकि एग्जाम्स में आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, अब वो प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। सो थैंक यू मनीष फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी प्रे कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। थैंक यू।